Hello friends, my name is Pankaj Vaishnav and we are understanding chapter 7 of geography, that is lifelines of national इकोनॉमी। तो इस चैप्टर में अभी तक हम क्या क्या समझ चुके हैं। सबसे पहले हमने ये समझा कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ट्रांसपोर्ट की नीड क्यों है, ट्रांसपोर्ट की इंपॉर्टेंस क्या है और ट्रांसपोर्टेशन के अलग अलग मोड्स कौन कौन से हैं। अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स में से सबसे पहले हमने रोडवेज को समझा, फिर हमने रेलवेज को समझा और पाइपलाइन को समझा। यानी कि हमने लैंड ट्रांसपोर्टेशन की जो तीनों मोड है, रोडवेज, रेलवेज और पाइपलाइन को समझ लिया है। आज के इस पार्ट में हम कुछ और मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले वाटरवेज को पढ़ेंगे और उसके बाद एयरवेज की बात करने वाले हैं। तो आज के इस पार्ट से अपनी कॉम्पिटेंसी क्या डेवलप हो पाएगी, हम समझ पाएंगे कि वाटरवेज की इंडिया की इकोनॉमी में, इंडिया के ट्रेड में क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो शुरू करते हैं कुछ और मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को समझना। तो अभी तक हमने रोडवेज को समझा, रेलवेज को देख लिया और पाइपलाइंस के बारे में बात कर ली। आज की क्लास में हम वाटरवेज और एयरवेज, इन दो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में और बात करेंगे। तो शुरू करते हैं वाटरवेज से। वाटरवे मतलब पानी के माध्यम से आप ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हो, पानी के माध्यम से आप एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हो, बेसिकली अलग अलग शिप्स के माध्यम से। ये जो वाटरवेज है वो बाकी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से सस्ता पड़ता है, ये चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन माना जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वाटर पर ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए अलग से कोई सड़क नहीं बनानी पड़ती है, अलग से कोई रेलवे लाइन नहीं बिछानी पड़ती है। पहले से जो पानी मौजूद है उसी पर आप ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हो। तो ये चीपेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। साथ ही चूंकि पानी की वजह से फ्रिक्शन ज्यादा नहीं होता है तो अपना फ्यूल भी कम जलता है, इसकी वजह से भी ये चीपेस्ट हो जाता है। और फ्यूल कम जलता है तो ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। तो Since the ancient period, India was one of the seafaring countries. तो इंडिया प्राचीन समय से ही, एंशियंट टाइम से ही समुद्र के माध्यम से नदियों पर यात्रा करता रहा है और उसी की वजह से दुनिया के दूसरे पार्ट के साथ ट्रेड वाले रिलेशन भी अच्छे थे और कल्चर का भी बड़ी मात्रा में आदान प्रदान हुआ करता था। तो इंडियाज seamen sailed far and near, thus carrying and spreading Indian commerce and culture. तो जो इंडिया के नाविक हुआ करते थे, जो समुद्र के माध्यम से, नदियों के माध्यम से यात्रा किया करते थे, उनकी वजह से ट्रेड भी बड़ी मात्रा में होता था और कल्चर का आदान प्रदान भी बड़ी मात्रा में होता था। बात करते हैं कि इस वाटरवेज के लाभ क्या है, एडवांटेज क्या है। मैंने बता दिया आपको कि ये चीपेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, सबसे सस्ता ट्रांसपोर्टेशन पानी के माध्यम से ही होता है। जो भारी भारी सामान है, हैवी और बल्कि गुड्स है, उनको ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए सबसे बढ़िया वाटरवेज ही रहता है। ये फ्यूल एफिशिएंट है, मतलब पर किलोमीटर चलने में इसमें बाकी मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के मुकाबले कम फ्यूल जलता है। इसका मेन कारण क्या है कि पानी की वजह से जो फ्रिक्शन होता है वो बहुत कम होता है। तो ये फ्यूल एफिशिएंट है और फ्यूल एफिशिएंट है, इसका मतलब ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। भाई फ्यूल कम जलाएगा, धुआं भी कम देगा, है ना, पॉल्यूशन भी कम करेगा, तो ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है। तो वाटरवेज जो है वो अलग अलग तरीकों से बहुत ज्यादा एडवांटेजियस है। अब वाटर से, पानी से जो ट्रांसपोर्टेशन का काम किया जाता है उसे मुख्य रूप से हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। पहला, यदि आप किसी कंट्री के अंदर ही रिवर्स पर ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो तो वो इनलैंड वाटरवेज हो जाएगा। और यदि एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में ओशन पर, समुद्र के माध्यम से यदि ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो तो उसे कहा जाएगा ओशनिक वाटरवेज। तो हम वाटरवेज को दो पार्ट में बांटकर पढ़ सकते हैं, इनलैंड वाटरवेज और ओशनिक वाटरवेज। तो सबसे पहले हम इनलैंड वाटरवेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंडिया, अपने प्यारे देश भारत में यदि हम बात करें,
इनलैंड नेविगेशन वाटरवेज की, तो ये अराउंड 14,500 किलोमीटर है। लेकिन इस पर यदि हम कहें कि मैकेनाइज्ड वेसल कितने चलाए जा सकते हैं, यानी कि मशीन के माध्यम से जो जहाज चलते हैं वो कितने किलोमीटर की दूरी पर चलाए जा सकते हैं, तो ये अराउंड 5,685 किलोमीटर ही है। टोटल नेविगेशन इनलैंड जो है वो 14,500 किलोमीटर है। लेकिन इसमें से जो मैकेनाइज्ड वेसल जिस पर चलाई जा सकती है वो अराउंड 5,700 किलोमीटर के आसपास ही है। यानी कि हमें इनलैंड नेविगेशन को और डेवलप करने की जरूरत है। अब बात करते हैं इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट इनलैंड नेविगेशन चैनल्स की, जिन्हें हम नेशनल वाटरवेज के नाम से जानते हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर की है। ये इनलैंड नेविगेशन सिस्टम के लिए इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट नेविगेशन चैनल में से एक है। तो बेसिकली हम 5 नेशनल वाटरवेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है नेशनल वाटरवेज नंबर 1, सेकंड इज नेशनल वाटरवेज नंबर 2, थर्ड इज नेशनल वाटरवेज नंबर 3, फोर्थ इज नेशनल वाटरवेज नंबर 4, फिफ्थ इज नेशनल वाटरवेज नंबर 5। जैसे हम नेशनल हाईवेज के अलग अलग नंबर देते हैं, वैसे इन नेशनल वाटरवेज को भी नंबर दिया गया है। एक एक करके इन 5 नेशनल वाटरवेज के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैप पर देखते हैं कि ये नेशनल वाटरवेज कहां कहां पर है। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल वाटरवेज जो है वो NW1 मतलब नेशनल वाटरवेज नंबर 1, जो कि गंगा रिवर पर बना हुआ है। बेसिकली उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इन राज्यों को जोड़ने का ये काम करता है। और बेसिकली ये हल्दिया से लेकर प्रयागराज, हल्दिया से लेकर इलाहाबाद के बीच में है। इलाहाबाद पुराना नाम, नया नाम प्रयागराज। तो प्रयागराज से लेकर हल्दिया के बीच में ये नेशनल वाटरवेज नंबर 1 है, जो कि गंगा रिवर पे है। और बाकी नेशनल वाटरवेज के मुकाबले ये काफी लंबा है। इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लंबाई है वो अराउंड 1620 किलोमीटर है। दूसरा नेशनल वाटरवेज है NW2 मतलब नेशनल वाटरवेज नंबर 2, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर पर, यानी कि इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है वहां पर है। और इसकी जो लेंथ है वो 891 किलोमीटर है। ये सादिया से लेकर डुबरी के बीच में है। फिर है नेशनल वाटरवेज नंबर 3 यानी कि NW3, जो कि बेसिकली इंडिया के सदर्न पार्ट में है और केरल वाले हिस्से में है। ये अराउंड 205 किलोमीटर है और ये बेसिकली वेस्ट कोस्ट कैनाल पर स्थित है। फिर आता है NW4 यानी कि नेशनल वाटरवेज नंबर 4, जो कि ईस्ट कोस्ट की तरफ है। बेसिकली गोदावरी, कृष्णा, इन रिवर्स पर ये बना हुआ है और ये भी काफी लंबा है, अराउंड 1078 किलोमीटर है। और पांचवा जो नेशनल वाटरवेज है वो है NW5, वो भी ईस्ट कोस्ट की तरफ ही है। बेसिकली ये ब्राह्मणी और इनके आसपास की जो नदियां हैं उनके डेल्टास पर बना हुआ है। इसकी जो लेंथ है वो अराउंड 588 किलोमीटर है। तो ये इंडिया के अलग अलग पार्ट में इनलैंड नेविगेशन सिस्टम के इंपॉर्टेंट चैनल्स है। NW1, NW2, NW3, NW4 एंड NW5। NW मतलब नेशनल वाटरवेज। तो इनको एक एक करके वापस देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देख लिया NW नंबर 1 यानी कि नेशनल वाटरवेज नंबर 1, जो कि कौन सी रिवर पर बना हुआ है? गंगा रिवर पर बना हुआ है। कहां से कहां के बीच में है? ये प्रयागराज से लेकर हल्दिया के बीच में। प्रयागराज का पुराना नाम इलाहाबाद, इसलिए यहां पर इलाहाबाद लिखा हुआ है। और ये इंडिया का सबसे लंबा नेशनल वाटरवेज है। इसकी लेंथ है 1620 किलोमीटर। इसको आपको याद रखना जरूरी है। कौन सी रिवर है? गंगा रिवर है। कौन सी दो जगहों के बीच में है? इलाहाबाद और हल्दिया, प्रयागराज और हल्दिया के बीच में। लेंथ कितनी है? 1620 किलोमीटर। नेक्स्ट है NW2 नेशनल वाटरवेज नंबर 2। ये ब्रह्मपुत्र रिवर पर है। ये धुबरी और सादिया को जोड़ता है। इसकी लेंथ कितनी है? अराउंड 891 किलोमीटर, 891 किलोमीटर। नेक्स्ट है NW3 नेशनल वाटरवेज नंबर 3, जो कि वेस्ट कोस्ट कैनाल पर है, जो कि केरला में स्थित है। इसके अलावा कोट्टापुरम कोल्लम उद्योग मंडल और चंपकर कैनाल भी इसी के अंतर्गत आती है। इसकी जो लेंथ है वो अराउंड
205 किलोमीटर है। नेक्स्ट है NW4 नेशनल वाटरवेज नंबर 4 जो कि ईस्ट कोस्ट की तरफ है। तो ये गोदावरी और कृष्णा रिवर के जो स्ट्रेचेस है अलग अलग वहां पर बनी हुई है। साथ ही ये काकीनाडा पुडुचेरी कैनाल्स के जो स्ट्रेचेस है उनको भी ये जोड़ने का काम करती है। ये भी काफी लंबा नेशनल वाटरवेज है। इसकी लेंथ अराउंड 1078 किलोमीटर है। और फिफ्थ नेशनल वाटरवेज है NW5 नेशनल वाटरवेज नंबर 5 जो कि ब्राह्मणी रिवर के जो अलग अलग स्ट्रेचेस है वहां पर बना हुआ है। साथ ही अलग अलग रिवर्स, मातई रिवर्स है, इसके अलावा महानदी और ब्राह्मणी रिवर्स के जो डेल्टा चैनल्स है और ईस्ट कोस्ट कैनाल को ये जोड़ने का काम करती है। इसकी लेंथ अराउंड 588 किलोमीटर है। तो ये इनलैंड नेविगेशन सिस्टम के इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट वाटरवेज में से एक है। इसके अलावा और भी नेशनल वाटरवेज है जो कि डेवलप किए जा रहे हैं, लेकिन 5 जो बड़े बड़े अभी वर्किंग में है और अच्छे से काम कर रहे हैं वो NW1 से लेकर NW5 के बीच में है। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट इनलैंड नेविगेशन सिस्टम है जहां पर ट्रांसपोर्टेशन का काम बड़ी मात्रा में किया जाता है, जैसे कि मांडवी रिवर पर, जैसे कि जुआरी रिवर पर, सुंदरबन बराक वाले एरिया में, और केरला के जो बैक वाटर्स है, समुद्र का पानी पीछे की तरफ आता है केरला के कोस्ट पे, तो वहां पर भी इनलैंड नेविगेशन यानी कि नदियों के माध्यम से, कैनाल्स के माध्यम से बड़ी मात्रा में ट्रांसपोर्टेशन का काम किया जाता है। तो ये थे इनलैंड नेविगेशन सिस्टम। अब हम बढ़ते हैं एक देश से दूसरे देश के बीच में समुद्र के माध्यम से, इंडिया का दूसरी कंट्रीज के साथ समुद्र के माध्यम से, ओशन एंड सीज के माध्यम से जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है जिसे हम ओशियनिक नेविगेशन कह सकते हैं। तो किस हेडिंग के अंतर्गत पढ़ेंगे? इंडियाज ट्रेड विथ फॉरेन कंट्री। भारत का बाकी देशों के साथ जो व्यापार होता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, मैक्सिमम हिस्सा जो है वो समुद्र के माध्यम से, सीज के माध्यम से होता है। इसीलिए हम जो फॉरेन ट्रेड है उसी के अंतर्गत ओशियनिक नेविगेशन को पढ़ लेंगे। तो इट इज कैरीड फ्रॉम दी पोर्ट्स। तो ये जो ओशियनिक नेविगेशन का काम किया जाता है वो पोर्ट्स के माध्यम से किया जाता है। पोर्ट्स क्या होते हैं? जैसे कि बस कहां पर आती है? बस स्टैंड पे आती है। ट्रेन कहां पर आती है? रेलवे स्टेशन पर आती है। ऐसे ही ये जो पानी के बड़े बड़े जहाज है जिनके माध्यम से ओशियनिक नेविगेशन का काम होता है वो कहां पर आते, कहां से जाते हैं? पोर्ट से आते जाते हैं, जो कि कोस्ट पर बने होते हैं, मतलब समुद्र के तट पर ये बने होते हैं। इंडिया के यदि ट्रेड की बात की जाए तो ये इन ओशियनिक पोर्ट से, ओशियनिक नेविगेशन से बड़ी मात्रा में होता है। यदि हम वॉल्यूम के हिसाब से बात करें तो जितना भी इंडिया का ट्रेड दूसरे कंट्रीज के साथ होता है उसका 95% जो है वो इन सी रूट के माध्यम से यानी कि ओशियनिक नेविगेशन के माध्यम से होता है। और यदि हम वैल्यू के हिसाब से बात करें, पैसे के हिसाब से बात करें, तो उसका भी अराउंड 68% जो ट्रेड होता है इंडिया का फॉरेन कंट्रीज के साथ वो ओशियनिक नेविगेशन के माध्यम से, ओशंस एंड सीज के माध्यम से, इन पोर्ट के माध्यम से होता है। बाहर के हिसाब से बात करें तो लगभग पूरा का पूरा ट्रेड यानी कि 95% ट्रेड जो है वो, जो फॉरेन ट्रेड है इंडिया का, वो ओशियनिक नेविगेशन के माध्यम से होता है। वैल्यू में थोड़ा सा कम हो जा रहा है क्योंकि कुछ वैल्यूएबल चीजें जो है वो एयरवेज के माध्यम से भी दूसरे देशों के साथ ट्रेड की जाती है, लेकिन ये भी अराउंड 70% है। तो इंडिया का जो मैक्सिमम फॉरेन ट्रेड होता है वो इन ओशियनिक नेविगेशन के माध्यम से ही होता है। अब बात करते हैं इंडिया के जो मेजर पोर्ट्स हैं उनकी। मेजर पोर्ट्स मतलब जो बड़े बड़े पोर्ट्स है जिनको बनाने का काम, जिनके मेंटेनेंस का काम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। इसके अलावा माइनर पोर्ट्स भी होते हैं जिनको बनाने का काम, जिनके मेंटेनेंस का काम जो है वो उस स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो हमें बेसिकली मेजर पोर्ट्स के बारे में बात करनी है। तो इंडिया जो है वो एक लॉन्ग कोस्ट लाइन वाला कंट्री है। ये इंडिया का सदर्न वाला हिस्सा है। इसमें यहां से लेकर ये वाला हिस्सा जो है वो समुद्र से टच होता है, कोस्टल एरिया है। तो ये एक बहुत बड़ी लॉन्ग कोस्ट लाइन है। साथ ही इधर लक्षद्वीप भी है, इधर अंडमान निकोबार भी है, तो इनकी भी कोस्ट लाइन बहुत लंबी है। तो मैनलैंड और इन आइलैंड्स की कोस्ट लाइन टोटल मिलाकर कितनी है इंडिया की कोस्ट लाइन?
अराउंड 7,516 किलोमीटर। तो इतनी लंबी कोस्ट लाइन होने की वजह से इंडिया का जो ओशनिक नेविगेशन है वो बहुत अच्छा है। यहां पर मेजर पोर्ट्स कितने बने हैं? 12 बने हुए हैं। और माइनर पोर्ट्स जो है, या जिन्हें हम नॉन मेजर पोर्ट्स भी कह सकते हैं या इंटरमीडिएट पोर्ट्स भी कह सकते हैं, ये अराउंड 200 से भी ज्यादा है, मोर देन 200 है। ये जो मेजर पोर्ट्स हैं, जो बड़े बड़े पोर्ट्स हैं, अभी हम बात करेंगे कौन कौन से मेजर पोर्ट्स हैं। ये जो मेजर पोर्ट्स है वो इंडिया के फॉरेन ट्रेड का अराउंड 95% ट्रेड को हैंडल करते हैं। तो मेजर पोर्ट्स की ट्रेड में और इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इस मैप के माध्यम से देख लेते हैं कि कौन कौन से मेजर पोर्ट्स हैं। तो टोटल यहां पर 12 मेजर पोर्ट्स बताए गए हैं। तो 6 जो है वो वेस्टर्न कोस्ट की तरफ है और 6 जो है वो ईस्टर्न कोस्ट की तरफ है। इधर 6 कौन कौन से हैं, 6 कौन कौन से हैं? सबसे पहले शुरुआत में है गुजरात का कांडला, फिर महाराष्ट्र में 2 है, मुंबई और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। नीचे गोवा की तरफ आओगे तो मोरुमुगांव पोर्ट है, नीचे कर्नाटक की तरफ आओगे न्यू मैंगलोर पोर्ट है, नीचे केरल में कोच्चि पोर्ट है। तो इस प्रकार टोटल 6 पोर्ट ईस्ट की तरफ हो गए। वेस्ट की तरफ भी 6 पोर्ट है। सबसे पहले तमिलनाडु में 3 है, एन्नोर, चेन्नई और तुतिकोरिन। ऊपर जाओ आप, विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में, ऊपर जाओ उड़ीसा में पारादीप है और वेस्ट बंगाल में कोलकाता है। इसके अलावा कोलकाता के पास हल्दिया पोर्ट भी है। तो टोटल 6 उधर वेस्टर्न कोस्ट की तरफ और टोटल 6 इधर ईस्टर्न कोस्ट की तरफ। टोटल 12 मेजर पोर्ट्स है, जिनको बनाने का काम, जिनके मेंटेनेंस का काम, जिनको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है, बेसिकली जो ओशनिक रूट के माध्यम से होता है, उसका लगभग 95% जो है वो इन्हीं मेजर पोर्ट के माध्यम से होता है। तो एक एक करके इन सारे मेजर पोर्ट के बारे में कुछ बेसिक बातें पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले गुजरात का जो मेजर पोर्ट है कांडला पोर्ट, जो कि गुजरात के कच्छ में है, इसे दीनदयाल पोर्ट भी बोला जाता है। ये इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहले डेवलप किया गया था। तो आजादी के बाद सबसे पहले कौन सा बनाया गया? ये कांडला पोर्ट बनाया गया। इसे डेवलप क्यों किया गया था? क्योंकि मुंबई पोर्ट में बहुत ज्यादा लोड बढ़ गया था। तो उस लोड को कम करने के लिए इस कांडला पोर्ट को बनाया गया। अच्छा, मुंबई पोर्ट पे लोड क्यों बढ़ गया था? क्योंकि जो कराची पोर्ट है वो भारत से अलग हो गया था। क्यों भाई? हम जानते हैं कि 1947 में इंडिया का पार्टीशन हुआ, एक देश और बन जाता है पाकिस्तान। तो ये जो कराची पोर्ट, इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट, ये पाकिस्तान में चला जाता है। तो मुंबई पोर्ट पे बहुत ज्यादा दबाव बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा लोड आ जाता है। तो मुंबई पोर्ट के लोड को कम करने के लिए गुजरात में फिर ये कांडला पोर्ट बनाया जाता है और ये एक टाइडल पोर्ट है। It caters to the convenient handling of export import of highly productive granary and industrial belt of different states of northern and northwestern states of India। तो बेसिकली इन कांडला पोर्ट की वजह से, गुजरात में स्थित इस कांडला पोर्ट की वजह से इंडिया के जो नदर्न स्टेट्स हैं, इंडिया के जो नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स हैं, वहां के एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम बड़ी मात्रा में देखा जाता है। जैसे कि जम्मू कश्मीर, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तो फिर है ही। तो इस कांडला पोर्ट की वजह से इस एरिया के जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है, उनके एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम बड़ी मात्रा में देखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है कांडला पोर्ट। नेक्स्ट है मुंबई पोर्ट, जो कि महाराष्ट्र में है। ये इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है, बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। स्पेशियस, नेचुरल एंड वेल शेल्टर्ड हार्बर है। तो इसका जो हार्बर है वो स्पेशियस है, बहुत बड़ा है, नेचुरल है। बेसिकली जो वेस्टर्न कोस्ट पे पोर्ट बने हैं वो लगभग सारे नेचुरल है, क्योंकि वहां की कंडीशन ही ऐसी है। वहीं ईस्टर्न कोस्ट पे आपको आर्टिफिशियल पोर्ट ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये जो मुंबई पोर्ट है वो एक स्पेशियस पोर्ट है, नेचुरल पोर्ट है और अच्छे से इसकी रक्षा की जाती है, वेल शेल्टर्ड है। थर्ड इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि महाराष्ट्र में ही स्थित है। तो महाराष्ट्र में 2 मेजर पोर्ट हमें देखने को मिलते हैं, एक तो मुंबई पोर्ट और एक जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो ये
मुंबई पोर्ट पे जो लोड बढ़ रहा था, जो कंजेशन हो रहा था, उस कंजेशन को कम करने के लिए इस जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को बनाया जाता है और साथ ही ये इस एरिया के हब पोर्ट के रूप में, इस रीजन के हब पोर्ट के रूप में काम करता है। नीचे आ जाओ, गोवा स्टेट में, गोवा स्टेट में एक मेजर पोर्ट है मोरमुगांव या मर्मागांव पोर्ट। तो इस पोर्ट के माध्यम से बड़ी मात्रा में आयरन ओर का एक्सपोर्ट किया जाता है और इंडिया जितने भी आयरन ओर का एक्सपोर्ट करता है उसका अराउंड 50% इस मर्मागांव पोर्ट के माध्यम से होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है यदि हम एक्सपोर्ट की दृष्टि से देखें। नीचे आ जाओ कर्नाटक की तरफ, कर्नाटका में मेजर पोर्ट है न्यू मैंगलोर पोर्ट। यहां से भी बड़ी मात्रा में आयरन ओर का एक्सपोर्ट किया जाता है और यहां पे जो आयरन ओर का एक्सपोर्ट किया जाता है वो मेनली कर्नाटका की जो वेस्टर्न घाट में कुद्रेमुख माइंस है वहां से लाया जाता है। तो कुद्रेमुख माइंस से जो आयरन ओर एक्सपोर्ट किया जाता है वो इस न्यू मैंगलोर पोर्ट जो कि कर्नाटक में स्थित है वहां से किया जाता है। नीचे आ जाओ केरला में, केरला में एक मेजर पोर्ट है कोच्चि पोर्ट। तो ये एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट है, मतलब भारत का सबसे साउथ वेस्टर्न पोर्ट कौन सा है? ये कोच्चि, जो कि केरला में स्थित है। लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ अ लगून विद अ नेचुरल हार्बर। तो इसका एक नेचुरल हार्बर है और ये लगून के एंट्रेंस पर लोकेटेड है। लगून क्या होता है? लगून बेसिकली बैक वाटर वाला हिस्सा, और बैक वाटर वाला वो हिस्सा जो कि समुद्र से थोड़ा सा कट गया है उसे लगून बोला जाता है। तो ये जो कोच्चि पोर्ट है वो लोकेटेड है कहां पर? लगून के एंट्रेंस पर, और इसका एक नेचुरल हार्बर है। अब वेस्टर्न कोस्ट पे हमने मेजर पोर्ट को देख लिया, आगे बढ़ते हैं ईस्टर्न कोस्ट पे जो पोर्ट है उनको एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले तमिलनाडु में स्थित तूतीकोरिन पोर्ट को देखते हैं जो कि एक मेजर पोर्ट है। तो ये एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पोर्ट है। भाई कोच्चि जो है वो एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट था, तो ये जो तूतीकोरिन है ये वो एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पोर्ट है। नेचुरल हार्बर एंड रिच हिंटरलैंड, इसका जो हार्बर है वो नेचुरल है और इसका जो हिंटरलैंड, हिंटरलैंड का मतलब क्या होता है? कोई पोर्ट कौन कौन से एरिया को सर्विसेज देता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के माध्यम से, उसे इंटरलैंड बोला जाता है, जो कि अंदर की तरफ वाला लैंड वाला एरिया होता है। तो इसका जो हिंटरलैंड है तूतीकोरिन पोर्ट का बहुत रिच है। ट्रेड में, इंटरनेशनल ट्रेड में या इंडिया के ही जो आइलैंड वाले हिस्से हैं उनके मेनलैंड और आइलैंड के बीच में जो ट्रेड होता है उसमें इस तूतीकोरिन पोर्ट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इट हैंडल्स अ लार्ज वेराइटी ऑफ कार्गोज। तो इस पोर्ट के माध्यम से बड़े बड़े कार्गोज, अलग अलग प्रकार के कार्गोज को हैंडल किया जाता है। कार्गोज को आप बेसिकली ऐसे समझिए, अपनी जो ट्रक होती है, जो लोडिंग ट्रक होती है बहुत बड़ी बड़ी जिसमें बहुत ज्यादा सामान भरा जाता है, उसको एक आप कार्गो बोल लीजिए। ये जो पानी के जहाज जाते हैं उस पे इन कार्गो के माध्यम से ही सामान रखा जाता है, पूरे के पूरे कार्गोज रखे जाते हैं। तो ये जो तूतीकोरिन पोर्ट है वो बहुत ज्यादा कार्गोज और अलग अलग प्रकार के कार्गोज को हैंडल करते हैं। चाहे हम कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया की बात करें, उनके बीच में ये ट्रेड का काम करता है। मतलब इंडिया के ही एक पार्ट से लेकर इंडिया के ही दूसरे पार्ट, जिसमें मेनली कोस्ट के माध्यम से यानी कि ओशियनिक रूट के माध्यम से ट्रेड किया जाता है, और साथ ही अपनी जो नेबरिंग कंट्रीज है वहां पर भी इस तूतीकोरिन पोर्ट के माध्यम से ट्रेड किया जाता है। जैसे कि श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, ऐसे ही अलग अलग प्रकार के अपने जो पड़ोसी देश है और दूसरे देश है उनके बीच में और भारत के बीच में मुख्य रूप से इस तूतीकोरिन पोर्ट के माध्यम से बड़ी मात्रा में ट्रेड किया जाता है। तमिलनाडु में एक और मेजर पोर्ट है जिसका नाम है चेन्नई पोर्ट। ये इंडिया के सबसे ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट में से एक है। आर्टिफिशियल मतलब इसको बनाने के लिए मुख्य रूप से हमें ह्यूमंस को ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, जबकि जो नेचुरल पोर्ट होते हैं वो नेचुरली थोड़े से डेवलप भी होते हैं। उनको डेवलप करने के लिए ह्यूमंस को कंपैरेटिवली कम मेहनत करनी पड़ती है। तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट्स इन द कंट्री, रैंक्ड नेक्स्ट टू मुंबई। हमने देखा था कि मुंबई ट्रेड के मामले में, कार्गो हैंडल करने के मामले में और एरिया के मामले में सबसे बड़ा पोर्ट है। तो उसके बाद नंबर आता है इस
चेन्नई पोर्ट का। तो इट रैंक्ड नेक्स्ट टू मुंबई इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड कार्गो। तो ट्रेड और कार्गो के वॉल्यूम हैंडल की बात करें तो चेन्नई का नाम मुंबई के बाद आता है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम पोर्ट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर पोर्ट है। इस पोर्ट की खास बात यह है कि लैंड लॉक्ड है, मतलब तीन तरफ से लैंड है, एक तरह से ही इसका एंट्री और एग्जिट पॉइंट है। तो ये एक लैंड लॉक्ड है और ये बाकी सभी पोर्ट में डीपेस्ट पोर्ट है और एक वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट है। वेल प्रोटेक्टेड क्यों है? क्योंकि ये तीन तरफ से लैंड से घिरा हुआ है। ओरिजिनली कंसीव्ड एज एन आउटलेट फॉर आयरन ओर एक्सपोर्ट, तो शुरुआत में इससे बड़ी मात्रा में आयरन ओर का एक्सपोर्ट किया जाता था। नेक्स्ट है उड़ीसा का पारादीप पोर्ट, यहां से भी बड़ी मात्रा में आयरन ओर का एक्सपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं कोलकाता पोर्ट, जो कि वेस्ट बंगाल स्टेट में है। वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता ही है और कोलकाता में ये पोर्ट बना हुआ है, कोलकाता पोर्ट। ये एक इनलैंड रिवराइन पोर्ट है, मतलब ये एकदम तट पे, एकदम कोस्ट पर स्थित नहीं है, बल्कि कोस्ट की अंदर की तरफ है, नदी पर, हुगली रिवर पर। इट सर्व्स अ वेरी लार्ज एंड रिच हिंटरलैंड ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो इस कोलकाता पोर्ट के माध्यम से इसके पीछे के जो एरियाज हैं, जो हिंटरलैंड है, उसको बड़ी मात्रा में सर्विसेज दी जाती है और इसके हिंटरलैंड में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन आता है। ये एक टाइडल पोर्ट है, इसी वजह से इसकी जो हुगली रिवर है उसको बार बार साफ करना पड़ता है ताकि ये पोर्ट के रूप में सही तरीके से काम कर सके। इसी पोर्ट के पास एक और पोर्ट है, हल्दिया पोर्ट। तो हल्दिया पोर्ट जो है वो भी वेस्ट बंगाल में ही है और इसको इस कोलकाता पोर्ट के एक सब्सिडरी के रूप में, मतलब एक तरीके से कोलकाता पोर्ट को हेल्प करने के लिए इसे बनाया गया था। तो इसको क्यों बनाया गया? क्योंकि कोलकाता पोर्ट में बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ रहा था। तो ये इंडिया के जो मेजर पोर्ट है, 12 मेजर पोर्ट, उनके बारे में हमने बात की। तो इसी के साथ अपना जो फोर्थ ट्रांसपोर्टेशन मोड है, वाटर वेज, वो कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम फिफ्थ ट्रांसपोर्टेशन मोड एयरवेज को पढ़ते हैं। तो एयरवेज का मतलब क्या है? एयरवेज मतलब हवा के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करना। बेसिकली एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर एक्सेट्रा, इनकी मदद से आप ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हो। ये जो एयरवेज है वो बाकी ट्रांसपोर्टेशन मोड की तुलना में बहुत ज्यादा फास्ट है। हजारों किलोमीटर की दूरी हम कुछ घंटों में तय कर लेते हैं एयरवेज के माध्यम से, लेकिन ये बहुत महंगा पड़ता है, ये बहुत प्रेस्टिजियस है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो डिफिकल्ट टेरेन है, मतलब जिन जगहों पर आप बाकी ट्रांसपोर्टेशन मोड के माध्यम से नहीं जा सकते हो, वहां पर इस एयरवेज के माध्यम से जाया जा सकता है। चाहे घने जंगल हो, चाहे बहुत खतरनाक पहाड़ी एरिया हो, चाहे डेजर्ट वाला एरिया हो, चाहे ओशन के अंदर वाले हिस्से हो, वहां पर एयरवेज के माध्यम से जाया जा सकता है। तो एयरवेज फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है और ये एक प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। ये बहुत महंगा पड़ता है। जो डिफिकल्ट टेरेन है, जहां पर बाकी ट्रांसपोर्टेशन मोड के माध्यम से नहीं जाया जा सकता, वहां पर एयरवेज द्वारा आराम से जाया जा सकता है। जैसे कि जो बड़े बड़े माउंटेन है, हाई माउंटेन्स है, जो डेजर्टेड इलाका है, रेगिस्तान वाले इलाके हैं, जो डेंस फॉरेस्ट है, घने जंगल जो है, और जो ओशनिक स्ट्रेचेस है, वहां पर इस एयरवेज के माध्यम से जाया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है, वहां पर बाकी ट्रांसपोर्टेशन मोड के माध्यम से जाना थोड़ा तो मुश्किल होता है, क्योंकि वहां पर बड़ी बड़ी नदियां बहती हैं, जहां पर फ्रिक्वेंटली फ्लड्स आते रहते हैं। वहीं वहां पर डेंस फॉरेस्ट है, बहुत ऊंची नीची उबड़ खाबड़ पहाड़ी एरिया है। तो वहां पर इन कारणों की वजह से ट्रांसपोर्टेशन, बाकी ट्रांसपोर्टेशन मोड के माध्यम से जाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वहां काम आ जाता है ये एयरवेज। तो एयरवेज की वजह से जो डिफिकल्ट टेरेन है, वहां पर आराम से जाया जा सकता है।
आगे बढ़ते हैं, एक ऐसी ही एयरवेज सर्विसेज के बारे में बात करते हैं, कंपनी के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, जो कि इंडिया की मेजर हेलीकॉप्टर कंपनीज में से एक है। तो ये बेसिकली अलग अलग सर्विसेज के लिए, अलग अलग कामों के लिए अपनी हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे कि इंडिया की जो लीडिंग ऑयल एंड नेचुरल गैस प्रोड्यूसर है जिसका नाम है ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, उनको उनके ऑफशोर ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस देते हैं। ये ऑफशोर ऑपरेशन क्या होते हैं? ऑफशोर मतलब आप कोस्ट को छोड़कर समुद्र की तरफ जा रहे हो, तो ओएनजीसी जो है वो ऑफशोर ऑपरेशन करती है, बेसिकली ऑयल एंड नेचुरल गैस को ड्रिल करने के लिए समुद्र के अंदर से। तो उन कामों के लिए ये पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाता है। साथ ही जो इनएक्सेसिबल एरिया होते हैं, जहां पर बाकी ट्रांसपोर्टेशन मोड के माध्यम से जाना बहुत मुश्किल होता है, वहां पर ये पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड अपनी सर्विस देता है। ऐसे ही जो डिफिकल्ट टेरेन होते हैं, डिफिकल्ट जो एरियाज होते हैं, उबड़ खाबड़ पहाड़ी वाले या भयंकर नदियों वाले एरिया, वहां पर ये पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाता है। जैसे कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बेसिकली ये जो हिली स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज है, उनके जो इंटीरियर पार्ट है, वहां पर जाने के लिए ये पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाता है। इंडियन गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसके माध्यम से कॉमन पीपल के लिए एयरवेज यानी कि हवाई जहाज की यात्रा को एफोर्डेबल बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। उस स्कीम का नाम है उड़ान। उड़ान का मतलब उड़े देश का आम नागरिक। तो ये इंडियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन द्वारा लाई गई एक योजना है। इस स्कीम के माध्यम से, इस योजना के माध्यम से रीजनल कनेक्टिविटी को प्रमोट किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है? ये जो हवाई यात्रा है, जो एयर के थ्रू आप ट्रेवल कर रहे हो, वो कॉमन पीपल के लिए सस्ता बनाकर, एफोर्डेबल बनाकर। और ये कैसे किया जा रहा है? जो एयरवेज की कंपनीज है उनको इंसेंटिवाइज किया जा रहा है, उनको मोटिवेट किया जा रहा है कि वो अलग अलग तरीकों से अपनी हवाई यात्रा को सस्ता बनाए, एफोर्डेबल बनाए। ऐसी पॉलिसीज बना रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसके माध्यम से कॉमन पीपल आराम से, एफोर्डेबल तरीके से हवाई यात्रा कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये स्कीम है। तो आज के पार्ट में हमने जो भी पढ़ा उससे अपनी लर्निंग आउटकम क्या रहती है? हमने बेसिकली दो ट्रांसपोर्टेशन मोड के बारे में पढ़ा, एक तो वाटरवेज के बारे में पढ़ा और एक एयरवेज के बारे में पढ़ा। तो आज के इस पार्ट से अपनी लर्निंग आउटकम यही रहती है कि इन दोनों ट्रांसपोर्टेशन मोड की क्या इंपॉर्टेंस है बेसिकली इंडिया की इकोनॉमी में और इंडिया के ट्रेड में। तो आज जो भी पढ़ा उनको कुछ क्वेश्चन के माध्यम से टेस्ट कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स कंसिडर्ड द चीपेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। बोला जा रहा है कि सबसे सस्ता मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कौन सा माना जाता है? रेलवेज, रोडवेज, वाटरवेज या एयरवेज? तो हमने देखा कि वाटरवेज जो है वो सबसे चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन माना जाता है। ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट परसेंट ऑफ इंडियाज ट्रेड इज मूव्ड बाय सी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम? बोला जा रहा है कि यदि हम वॉल्यूम के हिसाब से बात करें तो इंडिया का कितना परसेंट ट्रेड जो है वो सी रूट के माध्यम से होता है? ए 50%, बी 68%, सी 75%, डी 95%। तो हमने देखा कि सी रूट के माध्यम से इंडिया का अराउंड 95% ट्रेड जो है, हम वॉल्यूम के हिसाब से बात करें तो 95% सी रूट के माध्यम से होता है इंडिया का ट्रेड। और यदि वैल्यू के हिसाब से बात करें तो 68% हो जाएगा, लेकिन यहां पर वॉल्यूम के हिसाब से पूछा है तो अपना जवाब है 95%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच रिवर इज कवर्ड अंडर नेशनल वाटरवेज नंबर 1? बोला जा रहा है कि नेशनल वाटरवेज नंबर 1 के अंतर्गत कौन सी रिवर को कवर किया गया है? ए ब्रह्मपुत्र, बी गंगा, सी गोदावरी, डी कृष्णा। तो हमने देखा कि इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल वाटरवेज में से एक
NW1 यानी कि नेशनल वाटरवेज नंबर 1, ये गंगा रिवर को कवर करता है। सबसे लंबा नेशनल वाटरवेज है इंडिया का। तो NW1 कौन सी रिवर को कवर करता है? गंगा रिवर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द उड़ान स्कीम? बोला जा रहा है कि उड़ान स्कीम का मेन गोल, प्राइमरी गोल क्या है? ए, टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेवल, बी, टू मेक फ्लाइंग अफोर्डेबल फॉर द कॉमन सिटीजन, सी, टू इंप्रूव रोड कनेक्टिविटी, डी, टू प्रोवाइड फ्री एयरलाइन टिकट्स टू ऑल सिटीजन। तो इस उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक, इस स्कीम का प्राइमरी गोल क्या है कि जो एयर कनेक्टिविटी है, जो एयर ट्रेवल है, उसको कॉमन सिटीजन के लिए अफोर्डेबल बनाया जाए। फ्री नहीं, अफोर्डेबल मतलब कम दाम में मिल सके। तो अपना जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा उनको इन क्वेश्चन के माध्यम से हमने टेस्ट भी कर लिया है। होप जो भी पढ़ा आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन।